गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आजकल जो चर्चा है वो किस चीज की है? वो है आपके पास रेक्टिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, डिमांड ऑर्डर 73 का हो 74 का हो, तो उसके अंदर जब आपके पास ऑर्डर इन ओरिजिनल आता है तो एक विकल्प होता है आपके पास कि आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दीजिए या फिर आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन फाइल कर दीजिए। अब यहाँ पर अपील के जो मैकेनिज्म है वो टाइम टेकिंग मैकेनिज्म है और उसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल जो है 10% तक ब्लॉक हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिव वे आउट जो है वो रेक्टिफिकेशन क्या दिया जाता है, जो जीएसटी के सेक्शन 161 के अंदर डिस्क्राइब्ड है। तो अब सेक्शन 161 के अंदर क्या बातें लिखी है जो कि आपको रेक्टिफिकेशन करने से पहले ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज, क्या जो ये रेक्टिफिकेशन है ये सिर्फ टैक्स पेयर ऑर्डर के लिए ही करवा सकता है? क्या टैक्स पेयर के पास ऑर्डर पास होने से पहले जो सो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और उसके अंदर कोई ऐसी गलती दिखती है जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड आपको नजर आती है आपके नोटिस के अंदर गलती, तो क्या उस चीज को रेक्टिफाई किया जा सकता है? क्योंकि ऑर्डर आने के बाद होता क्या है ना, जब ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अंदर आप इसकी अपील फाइल कर सकते हैं या रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली आपके पास ऑर्डर आया, आपने रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल करा, टाइम के समय में फाइल कर दिया। अब होगा क्या, जब तक वो रेक्टिफाइड ऑर्डर नहीं आएगा आप उसका अपील नहीं कर पाएंगे अगर आपका पार्ट रेक्टिफिकेशन है। तो जब आपके पास रेक्टिफाइड ऑर्डर आता है तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि अपील फाइल करने की जो टाइम पीरियड है वो निकल जाए। तो आप ऑर्डर का इंतजार ना करें। अगर आपको नोटिस के अंदर कोई ऐसी गलती दिखती है अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो आप नोटिस के लिए भी रेक्टिफिकेशन जो है वो प्रे कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर से। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 161 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 161 इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एरर जो है अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। उस पॉइंट पे कोई भी दूसरा मत, जिस पॉइंट को लेकर के आप रेक्टिफिकेशन चाहते हैं उस पॉइंट पे कोई भी किसी भी प्रकार का दूसरा ओपिनियन, दूसरा फैक्ट, दूसरा व्यू या फिर कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू जो है वो नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीजीएसटी के अंदर नोटिस लिखा गया, नोटिस में लिखा गया सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट 20,000 और एसजीएसटी का बेसिक वो लिखा गया अमाउंट 20,000। तो टोटल आपका कितना होना चाहिए? 40,000 रुपए। अब यहां पर अरिथमेटिकल कोई गलती हो गई है तो वो भी आपका एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, जब मर्जी हो उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा, क्या एरर हो सकता है सो कॉज नोटिस के अंदर? मान लो सो कॉज नोटिस आने से पहले आपके पास एएसएमटी 10 आया, एएसएमटी 10 आया और उस एएसएमटी 10 का जवाब आपने दिया, एएसएमटी 10 का आपने रिप्लाई दे दिया प्रॉपरली। लेकिन एएसएमटी 10 का रिप्लाई देने के बाद भी आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई और एससीएन इशू किया गया, अभी ऑर्डर नहीं दिया गया, और उस एससीएन में जो आपने रिप्लाई दिया था एएसएमटी 10 का उसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया गया। तो इस पॉइंट को लेकर के आप सोकॉज नोटिस को रेक्टिफाई करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी ट्रीटेड एज एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि अपेरेंट है। भैया हमने रिप्लाई दिया, उसको कंसिडर करते हुए एटलीस्ट सोकॉज नोटिस तो दीजिए कि जो हमने बात कही है उसको आपने किस तरीके से समझा है और क्या उसके अंदर त्रुटियां हैं। तो यहां पर अगर आप सेक्शन 161 को पढ़ेंगे तो यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 160, सेक्शन 160 कहता है कि कोई भी गलती, एरर, ओमिशन जो कि एक्ट को वायलेट नहीं कर रही है, कुछ ऐसी गलती जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट के बियॉन्ड नहीं है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्रवाई करनी है। एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बाकी कहीं कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं। एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हु हैज पास्ड, जिसने की पास किया है, पास क्या होगा ऑर्डर, और इशूड, और इशू क्या होगा, इशू होगा नोटिस। तो हु हैज पास्ड एनी डिसीजन और एनी ऑर्डर, ये भी रेक्टिफाई हो सकता है। और हु हैज इशूड नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशू किया गया है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गलती है वो अपरेंट होनी चाहिए ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। प्राइमा फेसी उसके अंदर बिल्कुल गलती जो है वो नजर आनी चाहिए, कोई दूसरा व्यू नहीं होना चाहिए। जैसे अब एएसएमटी 10 के अंदर हम लोगों ने रिप्लाई दिया, मान लो एएसएमटी 11 में, आपने एएसएमटी 11 में रिप्लाई तो दे दिया, लेकिन एससीएन में बिल्कुल भी इस रिप्लाई का कोई जिक्र नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं। दिस इज एरर। हो सकता है उनसे छूट गया हो सकता है उनके पोर्टल पे नजर नहीं आ रहा हो, या कुछ भी कारण रह सकता है। तो उस चीज को कंसिडर करते हुए आपका सो कॉज नोटिस जो है रेक्टिफाई किया जाएगा, टू द एक्सटेंट आपने जो रिप्लाई दिया है उसको कंसिडर करके। और वेयर इन सच डिसीजन और ऑर्डर or notice or certificate or any other document either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer or by the person who has been affected within a period of 3 months from the date of such documents, notice, order or whatever may be। यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको रेक्टिफिकेशन के लिए चले जाना है, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया। लेकिन इसमें भी एक बात और है, ये जो मैंने आपको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाली बात दिखाई, इस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए कोई भी टाइम पीरियड जो है रेक्टिफिकेशन को फाइल करने का नहीं है। आगे देखिए इन्होंने प्रोवाइजो में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन। यानी कि 6 महीने के बाद कोई रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाए। आपने 3 महीने के अंदर अप्लाई करना है, और मैक्सिमम जो रेक्टिफिकेशन हो जाना चाहिए वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये टाइम पीरियड जो 6 महीने का है वो नहीं लगेगा अगर उसमें कोई करेक्शन है, कैसी, क्लरिकल या फिर अरिथमेटिकल एरर। तो 20 का 20 40 होना चाहिए, 45 लिखा गया, 50 लिखा गया, कुछ भी ऐसी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। तो उन चीजों को ठीक करने के लिए जो है उसके लिए कोई टाइम पीरियड भी नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर का इंतजार ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका जो नोटिस आया है वो नोटिस सही नहीं है, आपने प्रायर टू द सो कॉज नोटिस जो रिप्लाई दिए हैं वो कंसिडर नहीं किया गया है और उसके बिना ही नोटिस इशू कर दिया गया है, तो आप उस नोटिस को भी रेक्टिफिकेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। प्रोविजन आपको ये पावर देता है, लेकिन अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड वो बातें होनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की ऐसी गलती अगर हो जाती है जिससे केस का रुख नहीं बदल रहा, केस का रुख बदलने का मतलब ये होता है कि आपके पास नोटिस आया है आईटीसी का और आप जवाब दे करके आ रहे हैं सेल एंड 3B और 1 का मिसमैच है, तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखिएगा कि फैक्ट टू फैक्ट आपकी किस तरीके से नोटिस या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जीएसटी के एक एक प्रोविजंस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का फुल कोर्स 2024 जो है, जिसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों दी जा रही हैं, जिसमें 180 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर एक एक सेक्शन, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, इनवॉइसिंग का हो, सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हो, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, एडवांस रूलिंग्स, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स, किस तरीके से आप अपील फाइल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है अपील फाइलिंग का, रिटर्न्स के क्या प्रोविजंस है, रिटर्न किस तरीके से फाइल होती है, नोटिसेस को रिप्लाई करने के लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, जीएसटी के अंदर जो आप इनवॉइसिंग करते हैं उस इनवॉइस के ऊपर वैल्यूएशन के क्या नियम है, ई वे बिल रूल कब बनाना है, ई वे बिल कब बनाना होता है, ई इनवॉइसिंग कब बनाना है, रिफंड किस तरीके से जीएसटी में लिया जाता है, रिफंड के क्या प्रोविजंस एक्चुअली
जीएसटी के अंदर दिए गए सेक्शन 54 रेड विथ रूल 89। डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के रिफंड किस तरीके से लिए जाते हैं, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है और उसके क्या कंपोनेंट है, सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट इश्यूज भी इसमें पूरी तरीके से कवर किए जाएंगे। रूल 42 43 का आईटीसी रिवर्सल किस तरीके से होता है, वो सारी बातें। डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट का जो होता है टॉपिक, जीएसटी के अंदर किस तरीके से ट्रीट करना है डिस्काउंट को, वो बातें आपको देखने को मिलेंगी। रियल एस्टेट पे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है, वहां पर क्या एग्जम्पशंस हैं, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी है, किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको इंटरेस्ट किस तरीके से कैश कंपोनेंट पे, आईटीसी कंपोनेंट पे, ग्रॉस पे, आईटीसी रिवर्सल के केस में इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा, वो सारी बातें। टीडीएस के क्या प्रोविजंस हैं सेक्शन 51 में, कब टीडीएस कटता है, कब टीडीएस नहीं कटता है, टीसीएस कब लगता है, क्या होता है ई कॉमर्स 52 के अंदर, क्या होता है ई कॉमर्स 95 के अंदर, दोनों का डिफरेंशिएशन। तो ये सारा का सारा कंप्लीट कवरेज along with जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जो है वो आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाए। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जीएसटी के फुल कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के। थैंक यू।